सिंगापुर। बचपन में सुना था कि जोधपुर, जयपुर और नागपुर जो है वैसे ही सिंगापुर भी है, लेकिन बड़ा हुआ तब पता चला कि भाई सिंगापुर तो एक अलग देश है और बहुत ही मालदार, विकासशील और वेल्थी कंट्री है। लेकिन असल सवाल ये है कि भाई सिंगापुर इतना वेल्थी और अमीर देश कैसे बन गया। एक वक्त था कि जब यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था और ये एक पिछड़ा इलाका था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इस इलाके ने इतनी तरक्की की जितनी तरक्की का यहाँ के लोगों ने वहमो गुमान भी नहीं किया था। ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। सिंगापुर एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी के हिसाब से दुनिया में दूसरे और एशिया में पहले नंबर पर है। आज से तकरीबन 6 दहाइयाँ पहले ये देश ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। यहाँ तक कि अपने वजूद को बचाने के लिए ये एक दूसरे देश मलेशिया का हिस्सा बनने पर मजबूर हो चुका था, यानी मलेशिया में मर्ज हो चुका था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सिंगापुर मलेशिया के अंदर मर्ज हो जाने के 2 ही बरस बाद मलेशिया के फेडरेशन से अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आज़ाद देश बन गया। इसके बाद फिर कैसे भुखमरी में गिरे, टूटे फूटे और वर्ल्ड वॉर की वजह से बर्बाद हो चुके इस छोटे से देश ने बगैर किसी नेचुरल रिसोर्सेज के इतनी तरक्की की कि इसका शुमार दुनिया के बड़े बड़े अमीर देशों की लिस्ट में किया जाने लगा। सिंगापुर की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी की शुरुआत में, जब सिंगापुर के इलाके पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ करता था। ब्रिटिश लोग अपने एम्पायर को और ज्यादा बड़ा करना चाहते थे, सो उस दौरान पानी के रास्ते इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए आबनाए मलाका यानी मलाका स्टेट की वैल्यू बढ़ती ही जा रही थी। सो इसीलिए इस इलाके में ब्रिटेन की एक बंदरगाह का होना बहुत जरूरी समझा जा रहा था। पूर्वी एशिया का इलाका उस वक्त डच लोगों के कब्जे में था। भले ही पेनांग और बेनकुलिन में ब्रिटेन की व्यापारी बंदरगाहें मौजूद थी, लेकिन फिर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसी किसी बंदरगाह या पोर्ट के तलाश में थी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम और कामकाज करने लायक हो। इस मकसद को अंजाम देने के लिए ब्रिटिश कंपनी ने कैंपेन की शुरुआत की और इसी कैंपेन के दौरान स्टैमफोर्ड रफाइल वो पहला ब्रिटिश शख्स था जो सिंगापुर जा पहुंचा और मलेशियन पेनिनसुला के दक्षिण में मौजूद एक छोटा सा टापू या जजीरा उनको अपनी बंदरगाह बनाने के लिए सबसे अच्छा लगा। ये टापू पसंद करने की असल वजह ये थी कि यहाँ के दरिया किनारे का पानी गहरा था, यहाँ समुद्री जहाज वगैरह बनाने के लिए माफिक लकड़ी भी मौजूद थी और सबसे अहम बात कि ये छोटा सा टापू सिंगापुर व्यापार के मेन रास्ते मलाका स्टेट के एन ऊपर मौजूद था और यहाँ की आबादी भी ना होने के बराबर थी। ब्रिटेन ने यहाँ पर सुल्तान ऑफ जौहर के बड़े भाई के साथ एक एग्रीमेंट के तहत एक बंदरगाह या टापू बनाने का राइट हासिल कर लिया। अब इस एग्रीमेंट पर जाहिर है डच लोगों को बहुत एतराज होना ही था। ब्रिटेन के अंग्रेजों के सिंगापुर में आने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की आबादी और व्यापारी सरगर्मी बढ़ने लगी, तो दूसरी तरफ डच लोगों के शक व शुबात भी बढ़ने लगे। डच लोग देख रहे थे कि ब्रिटेन धीरे धीरे सिंगापुर में अपने पैर पसारने लगा है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों तरफ से यानी ब्रिटेन और डच के बीच में साल 1824 में एंग्लो डच ट्रीटी साइन किया गया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से ब्रिटेन ने बेनकुलिन जो इंडोनेशिया का इलाका था वो डच एम्पायर को दे दिया, जबकि डच एम्पायर ने मलाक्का वाला इलाका ब्रिटेन को सौंप दिया। सिंगापुर के हिसाब से पहले डच लोगों को जो शक शुबात और विरोध थे वो भी उन्होंने वापस ले लिए। दोस्तों, इसी अरसे में चाइना में होने वाले ओपियम वॉर के बाद सिंगापुर की इस बंदरगाह पर व्यापारी काफिले या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सरगर्मियां बहुत बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा वैसे वैसे सिंगापुर की अहमियत में और इसकी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू में काफी बढ़ोतरी होने लगी। फिर चीन और हमारे इंडिया से बड़ी तादाद में मुसाफिर और लोगों की आबादी रोजगार की तलाश में पहुंचने लगी और यहाँ यानी सिंगापुर में आकर बसने लगी। 19वीं सदी जब अपने खात्मे को पहुंची तो उस वक्त तक सिंगापुर की आबादी 2 लाख लोगों तक पहुंच चुकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सिंगापुर जापान के कंट्रोल के अंदर चला गया था। 1945 में जापान के हारने के बाद इस इलाके में ब्रिटेन का दबदबा एक बार फिर से बढ़ने लगा, लेकिन अब सिंगापुर और यहाँ के पूरे इलाके के लोग आज़ादी चाहते थे। सो ऐसे हालात में ब्रिटेन ने 1957 में मलेशिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री यानी आज़ाद देश होने का खिताब दे दिया। इस तरह फेडरेशन ऑफ मलेशिया का जन्म हुआ, लेकिन सिंगापुर शुरुआत में इस फेडरेशन ऑफ मलेशिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि ब्रिटेन ने इसे अलग से एक टापू
आइलैंड के तौर पर इंडिपेंडेंस या आज़ादी दे रखी थी। 1959 में होने वाले इलेक्शन में पीपल्स एक्शन पार्टी के सदस्य ली कुआन यू सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन गए, जबकि ब्रिटेन अब यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था। सिंगापुर क्योंकि एक छोटा सा देश था, यहाँ तक कि इसके पास एक बंदरगाह के अलावा कोई भी कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद ही नहीं थे। सो इसीलिए अपने वजूद को बचाने के लिए सिंगापुर के लोगों की एक ख्वाहिश थी कि सिंगापुर को मलेशियन फेडरेशन के साथ मर्ज कर दिया जाए, यानी मलेशिया के अंदर सिंगापुर जमा हो जाए, ताकि वो कम से कम एक बड़े देश के साथ मिलकर अपने वजूद की जंग तो लड़ सके, उसे बचाए रख सके। सो सिंगापुर में रेफरेंडम, नेगोशिएशन और लंबी चौड़ी कई समितियों के बाद आखिरकार मलेशियन एग्रीमेंट के तहत 1963 में सिंगापुर मलेशियन फेडरेशन का हिस्सा बन गया। इसी मुआहदे या एग्रीमेंट के हिसाब से 2 और ब्रिटिश कॉलोनीज, एक सारावाक और दूसरी नॉर्थ बोर्नियो को भी मलेशिया का हिस्सा बना दिया गया। दोस्तों, इस एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक सिंगापुर अपनी कुल रेवेन्यू या आमदनी का 40% हिस्सा मलेशिया को देने का पाबंद था, जबकि सिंगापुर और मलेशिया ने 12 साल के अंदर एक कॉमन मार्केट बनाने के लिए बहुत से फैसले भी लेने थे। इस एग्रीमेंट में ये भी तय किया गया था कि सिंगापुर के डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के सारे मसले मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, जबकि इसके अलावा के बाकी मसले सिंगापुर की गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगी। और सिंगापुर को मलेशिया की फेडरल पार्लियामेंट में संसद में 15 सीटें भी मिलने वाली थी। लेकिन 1963 में ही सिंगापुर और मलेशिया का ये मर्जर बहुत छोटी सी मुद्दत में अपने अंजाम को पहुंचा, क्योंकि सिर्फ 2 ही बरस बाद मलेशिया ने सिंगापुर को फेडरेशन से अलग कर दिया, यानी फिर से सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आजाद देश बन गया। सिंगापुर के ना चाहते हुए भी मलेशिया ने सिंगापुर को फेडरेशन से क्यों अलग किया, इसकी 2 वजह है। आइए दोनों वजहों को जानते हैं। पहली तो एक पॉलिटिकल वजह है। उस वक्त सिंगापुर में ली कुआन यू की पीपल्स एक्शन पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और गवर्नमेंट थी, जबकि यूनाइटेड मलायस नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी UMNO सिंगापुर को छोड़कर बाकी पूरे मलेशिया में एक बड़ी पार्टी थी। पूरी मलेशियन फेडरेशन में माले लोगों के अलावा चाइनीज लोगों की भी एक बड़ी तादाद मौजूद थी। सिंगापुर की कुल आबादी का तकरीबन 60% अफराद चाइनीज लोगों का था और ज्यादातर इकोनॉमी भी उन्हीं के कंट्रोल में थी, जबकि मलेशिया की UMNO एक एंटी कम्युनिस्ट पार्टी थी और वो ये हरगिज नहीं चाहती थी कि यहाँ चाइना का कंट्रोल बढ़ने लगे। UMNO का मानना था कि मलेशिया के माले लोगों को पॉलिटिक्स, जॉब्स और बाकी सेक्टर्स में ज्यादा चांस मिलना चाहिए, क्योंकि वही यहाँ के वतनी या मकामी है और मलेशिया उनका वतन है, जबकि सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा है। इसके ठीक दूसरी तरफ पीपल्स एक्शन पार्टी, जो सिंगापुर की एक मेजोरिटी पार्टी थी, उनका मानना ये था कि किसी एक एथनिक ग्रुप को, यानी किसी एक ही धर्म, तबके, समुदाय और समाज को धर्म की, जाति की या समुदाय की बुनियाद पर कोई खास राइट या हक नहीं मिलने चाहिए। अब दोनों पार्टियों का ये आपस में विरोध करना सिंगापुर के अंदर नस्ली और सामुदायिक फसादात की वजह बना, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। अब दोस्तों, सिंगापुर की मलेशियन फेडरेशन से अलग होने की दूसरी वजह मुआशी या इकोनॉमिकल मसले से जुड़ी थी। जैसा कि सिंगापुर और मलेशिया के मर्जर एग्रीमेंट में तय किया गया था कि सिंगापुर को अपनी आमदनी का कुल रेवेन्यू का 40% हिस्सा मलेशिया की सेंट्रल गवर्नमेंट को देना था, लेकिन बाद में मलेशियन गवर्नमेंट ने इस बात की मांग शुरू कर दी कि 40% में 20% और भी बढ़ा दिया जाए, यानी उनको रेवेन्यू का 60% हिस्सा दिया जाए, ताकि वो लोग एक कॉमन मार्केट को एस्टेब्लिश कर सके। जाहिर है ये मांग सिंगापुर के लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं थी। दोस्तों, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की आपस में जारी ये राइवलरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और जाति या सामुदायिक खतरे का भय भी बढ़ता जा रहा था। इसी वजह से मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि इस मसले का एक ही हल है, और वो ये कि सिंगापुर को मलेशिया फेडरेशन से अलग कर दिया जाए। सो मिलाकर 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को फेडरेशन से अलग कर दिया और यूं ना चाहते हुए भी सिंगापुर एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक आज़ाद देश बन गया। 1965 में मलेशियन फेडरेशन से अलग होने के बाद सिंगापुर एक बार फिर आर्थिक तौर पर बहुत ही कमजोर हो गया
और अब सिंगापुर तकदीर के भरोसे पर खड़ा था। सिंगापुर के पास अपने कोई कुदरती वसाइल या नेचुरल रिसोर्सेस तो थे नहीं जिससे वो अपने पांव पर खड़ा हो सके। यहाँ तक कि सिंगापुर में आने वाला खाने पीने का सामान भी दूसरे देशों से पोर्ट किया जाता था। लेकिन फिर सिंगापुर ने ऐसा क्या किया कि इसे एशियन टाइगर के नाम से जाना जाने लगा। इसकी पर कैपिटल जीडीपी दुनिया में दूसरे और एशिया में पहले नंबर पर पहुंच गई। तो दोस्तों, दरअसल हुआ कुछ यूं कि अनचाही और जबरदस्ती की आज़ादी के बाद सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो बहुत ही कामयाब साबित हुए और सिंगापुर को एक आर्थिक ताकत, एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने में बहुत काम आए। सबसे पहला काम जो सिंगापुर ने किया वो ये कि हर तरह के कर या टैक्सेस को बहुत कम रखा। उस वक्त 1960 की दहाई में दुनिया के तकरीबन हर देश में टैक्स का रेट बहुत ज्यादा था और जाहिर है जिस देश में व्यापारियों को अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देना होता तो वहाँ के व्यापारी व्यापार में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने में हिचकिचाते थे। इसलिए अब सिंगापुर में कम टैक्स रेट की वजह से इन्वेस्टरों को और व्यापारियों को पैसा कमाने और बिजनेस खड़ा करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन मिल गया और जल्द ही सिंगापुर में आर्थिक या इकोनॉमिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ने लगी। बड़े बड़े बिजनेस और उद्योगों की शुरुआत होने लगी। यूं सिंगापुर तेजी से अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल हो गया। दोस्तों, ली कुआन यू एक बहुत ही दूरंदेश पॉलिटिशियन थे। उनको मालूम था कि फॉरेन की कंपनीज और बिजनेस को सिंगापुर में खींच लाना ही काफी नहीं होगा, बल्कि इन कंपनीज में काम करने के लिए सिंगापुर के शहरियों के पास नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स भी होनी चाहिए जिनसे कंपनीज फायदा उठा सके, जिसकी मदद से शहरियों को रोजगार भी मिल सकेगा और देश आर्थिक तौर पर मजबूत भी बनेगा। 1960 की दिहाई में सिंगापुर में ज्यादातर लोग अनपढ़ थे, इसलिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने शहरियों को पढ़ाई और एजुकेशन देने के नाम कर दिया। बल्कि इस काम के लिए पूरी दुनिया से बेहतरीन और काबिल टीचर्स हायर किए गए, जिससे आने वाली दिहाइयों में स्किल्ड लेबर या कारीगरी में माहिर फनकार भी तैयार हुए, जिन्होंने सिंगापुर की आर्थिक तरक्की में बहुत अहम भूमिका निभाई। दोस्तों, इस वक्त सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में से एक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि सिंगापुर के पास नेचुरल रिसोर्सेस तो थे नहीं, सिर्फ एक बंदरगाह ही थी जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम लोकेशन पर मौजूद थी। इसलिए सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इसी बंदरगाह को पूरी तरह यूटिलाइज किया और इससे खूब फॉरेन एक्सचेंज कमाया। अलग अलग देशों के अलग अलग प्रोडक्ट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए। इस वक्त सिंगापुर पोर्ट, सिंगापुर की बंदरगाह दुनिया की सबसे मसरूफ या बिजी रहने वाली बंदरगाहों में से एक है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सिंगापुर की गवर्नमेंट ने इसी से जुड़ी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयरिंग इंडस्ट्री को भी बहुत तरक्की करवाई। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से करप्शन के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई की वजह से भी इसकी इकोनॉमी के ऊपर काफी अच्छा असर पड़ा। सिंगापुर के शुरू से रह चुके लीडर और 1990 तक इसके प्राइम मिनिस्टर बने रहने वाले ली कुआन यू का मानना था कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स को यानी बाहर के देशों के व्यापारियों को सिर्फ इसी सूरत में सिंगापुर में व्यापार करने के लिए लाया जा सकता है जब यहाँ पर करप्शन बिल्कुल कम हो। यही तो वजह है कि आज सिंगापुर एक बड़ी आर्थिक ताकत या इकोनॉमिक पावर बनकर उभर कर सामने आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर दुनिया में चौथा ऐसा देश है जहां करप्शन बिल्कुल कम होता है। सिंगापुर एक बड़े आइलैंड को मिलाकर 60 छोटे छोटे टापुओं से बना एक छोटा सा देश है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका इलाका सिर्फ 728 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर फैला हुआ है, लेकिन सिंगापुर में आजादी के बाद लैंड रिक्लेमेशन के जरिए यानी समंदर के पानी वाले इलाके को रेत के जरिए जमीन में कन्वर्ट करके अपने देश के इलाके को 25% और बढ़ाया है ताकि बढ़ती हुई आबादी की हाउसिंग और दूसरी जरूरियातों को पूरा किया जा सके। एक छोटा सा देश होने की वजह से यहाँ पर खेती करने के लिए जमीन भी बहुत कम है, लेकिन सिंगापुर इस मसले के हल के लिए बड़े पैमाने पर वर्टिकल फार्मिंग करता है और एशिया में इस लिहाज से सबसे ज्यादा वर्टिकल फार्मिंग करने वाले देशों में भी सिंगापुर का पहला नंबर है। इसके अलावा सिंगापुर में रूफटॉप फार्मिंग भी की जाती है, जिससे खुराक की जरूरियात पूरी करने के साथ साथ सिंगापुर एयर टेम्परेचर में भी कमी ला रहा है। बहुत ही कम जमीनी इलाका होने की वजह से सिंगापुर दुनिया के उन देशों में से एक है जहां पानी की बहुत कमी होती है। बढ़ती हुई आबादी की जरूरियातों को पूरा करने के लिए सिंगापुर भी इजराइल की तरह बड़े पैमाने पर वाटर ट्रीटमेंट के तरीके और टेक्नोलॉजी से दरिया के पानी को इस्तेमाल करने लायक बनाता है।
इसके अलावा एक एग्रीमेंट के तहत मलेशिया से भी पानी सिंगापुर को दिया जाता है। सिंगापुर में स्काईस्क्रेपर्स की यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन सिंगापुर की सबसे मशहूर बिल्डिंग मरीना बे सैंड्स है, जिसकी ऊपर की छत को बिल्कुल किसी नाव या कश्ती की तरह डिजाइन किया गया है। इस 56 स्टोरी बिल्डिंग में शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, कैसीनोस और दुनिया की हर लग्जरीज आपको मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, ये भी याद रहे कि सिंगापुर में गाड़ी रखना एक बहुत महंगा शौक साबित हो सकता है। इसकी वजह गवर्नमेंट की तरफ से ऐड किए गए बहुत से टैक्सेस और सर्टिफिकेट ऑफ इंटाइटलमेंट है, जिनमें हजारों डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कभी सिंगापुर जाए तो इस बात का ध्यान रखें कि च्युइंगम पर यहाँ पर पूरी तरह से पाबंदी है, क्योंकि च्युइंगम लोग टाइम पास करने के लिए खाते हैं और सिंगापुर में टाइम पास करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। अगर सिंगापुर के पब्लिक वॉशरूम इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो फ्लश करना भी इतना ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना करने पर जुर्माने के साथ साथ जेल भी हो सकती है। इस सब के अलावा यहाँ पर शोर शराबा करने, यहाँ तक कि दूसरे लोगों के वाईफाई या हॉटस्पॉट से कनेक्ट होने को भी जुर्म समझा जाता है। दोस्तों, सिंगापुर ने एक बहुत ही गरीब देश होने से एक बहुत ही डेवलप और तरक्की याफ्ता देश बनने का सफर महज 6 दहाइयों ही में बड़ी ही कामयाबी से अंजाम दिया। इस हिसाब से तो हमारा इंडिया कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना समेटे हुए है। यहाँ की बड़ी बड़ी बंदरगाहें समेटे गुजरात, मुंबई, कोलकाता जैसे राज्य मौजूद है। टैलेंट की कोई कमी नहीं, उद्योगों की तो भरमार लगी है। लेकिन इन सब के होते हुए भी क्या वाकई में हम ये कह सकते हैं कि हमारा इंडिया वाकई एक डेवलप कंट्री, एक तरक्की याफ्ता देश है? इस पर कमेंट करके अपनी राय मुझे जरूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।